हाँ जी, लास्ट टाइम हमने छोड़ा था सिंगुलर सॉल्यूशन एंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हमने खत्म कर दी थी, प्लस हमने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन भी कर दिया था खत्म। ठीक है, आगे स्टार्ट करना है, वो कर रहे हैं हम। असाइनमेंट ट्राई किया आपने? असाइनमेंट ट्राई किया बच्चे? डाउट्स हैं तो बताओ। बोलो। मैम 17 समझ है मतलब डाउट्स हैं, लास्ट में मैं टाइम रखूं आपके लिए? हाँ जी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर डिफरेंशियल। हम अपने डाउट कौन से क्वेश्चन तक पूछे हैं? मुझे लगता है अभी तक मैंने कराया है, ये नहीं अभी तक डाउट। आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ जी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप कहोगे कि मैम हमने लीनियर ऑलरेडी पढ़ ली है, कौन से वाली? एक आपने ये वाली की थी, dy ओवर dx प्लस py इक्वल टू q, दैट इज कॉल्ड लैग्रांज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक हमने रिड्यूसिबल की थी, जो रिड्यूस हो सकती है, दैट वाज बर्नौली बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन की थी। ठीक है, अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम दोबारा से क्यों पढ़ रहे हैं? एक्चुअली हमने सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाली ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी लास्ट टाइम, जिसमें एक ही उसका ऑर्डर हो, एक ही डिग्री हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम हायर ऑर्डर के लिए पढ़ रहे हैं, हायर ऑर्डर के लिए पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हायर ऑर्डर में पहले आप देखोगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर वाली है या फर्स्ट ऑर्डर वाली। फर्स्ट ऑर्डर में तो आप क्या निकालते होते हो, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल, और इसका सोल्यूशन लिखने का तरीका क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। ठीक है, ये हमने किया था लास्ट टाइम। अब हायर ऑर्डर में जो है वो डिफरेंट है तरीका। क्या तरीका है? जैसे जस्ट सपोज आपको ऐसे दी होगी कोई इक्वेशन, पहले तो सारे चेक करो क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं? जिसमें डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई ना हो और सबकी डिग्री कितनी हो, 1। चलो सबकी डिग्री 1, ठीक है, तो ये लीनियर हमारे पास क्या होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। बट इसका जो ऑर्डर है वो हायर ऑर्डर है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें सॉल्व करने की दो कैटेगरी है, कि एक तो होमोजीनियस, उसको अलग से सॉल्व करेंगे, एक नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस कैसे देखना बताया था इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कि अगर y इक्वल टू 0 सोल्यूशन है तो होमोजीनियस है, अगर y इक्वल टू 0 नॉट सोल्यूशन है तो वो नॉन होमोजीनियस है। ज्यादातर वो आपको कैसे देखने में मिलेगी वो देखो, जैसे ये लगाओ, ज्यादातर आपके केसेस में यहाँ पे 0 होगा, आप ऐसे याद रख सकते हो। और नॉन होमोजीनियस के केस में एक्स स्क्वायर, उधर कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स होगा, यहाँ पे कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स होगा, इसको आप नॉन होमोजीनियस, ठीक है, मान के चल सकते हो। कैसे ये होमोजीनियस कैसे बनी, y की वैल्यू 0 रखी तो ये सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पे मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर आया, इस वजह से ये नॉन होमोजीनियस है। ठीक है जी, अब ये हो गया होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस की बात। अब हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले हम करेंगे होमोजीनियस वाला।
होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ जी, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, सबसे पहले जैसे कि ये है, आप क्या करोगे, जो डबल डेरिवेटिव है उसको आप डी स्क्वायर पुट करोगे, लाइक डी बाई डी एक्स को क्या पुट करोगे, कैपिटल डी, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर, अगर 3 आ जाता तो डी क्यूब पुट करती, ऐसे आपको पुट करना, ठीक है। और जो अभी हम कर रहे हैं ये सारा, देखो इनके कोफिशिएंट्स क्या है, इसका 1 है, इसका 5, इसका 6, तो मैं इसको कहूंगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है इसके वो क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पे इसको ऊपर पुट करो, हाँ जी, जब यहाँ पे डबल डेरिवेटिव हो उसको क्या पुट लिखते हैं हम, इसके पीछे बात, डबल डेरिवेटिव को क्या लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई, 5 डी वाई 6 वाई इक्वल टू 0, तो ये हो गया डी स्क्वायर प्लस 5 डी प्लस 6 इंटू वाई इक्वल टू 0। आपको यहाँ से क्या करना है, डी को एम पुट करके इसके रूट्स निकालने हैं, हाँ जी, डी को एम पुट किया, एम स्क्वायर 5m प्लस 6 इक्वल टू 0, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन। यहाँ से हम रूट निकालेंगे, कितना आया मेरे पास m की वैल्यू, -3 एंड -2, जब ये वैल्यू आ जाए इसके बाद जो y सोल्यूशन है वो कैसे लिखा जाता है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। तो यहाँ तक कॉमन प्रोसीजर है, हर बार एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, ऐसे लिखोगे, रूट्स निकालोगे। नाउ सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, डिपेंड अपॉन रूट्स, वो रूट्स पे डिपेंड करता है। देखो पहली बात, अगर मेरे पास रूट्स कैसे आए, मान लो रियल प्लस डिस्टिंक्ट रूट आए, रियल प्लस डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि एक तो रियल वैल्यूज है और डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। जैसे कि मान लो आपके पास आया m1 m2 आंसर आया, तो आपके पास ये रूट निकले, जैसे ऐसे निकले इस वाले केस में, तो y सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, c1 कांस्टेंट, हर बार c1 e रेज टू पावर m1x प्लस c2 e रेज टू पावर m2x, तो ये मेरा सॉल्यूशन होगा इन दिस केस। अगला देखो, मान लो दूसरा, रियल होते m1 m2, 3 आ जाते m3, फिर कैसे लिखती, तो सॉल्यूशन लिखा जाएगा c1 e रेज टू पावर m1x, c2 e रेज टू पावर m2x, बस इसी टाइप का आपको लिखना है अगर रियल और डिस्टिंक्ट आ गया। थर्ड केस, अगर मान लो रिपीट हो गए रूट बट रियल है, रिपीट तभी होंगे ना अगर दोनों ही सेम होंगे, m1 m2, ऊपर वाले दोनों ही रियल और डिस्टिंक्ट वाले हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, रियल और डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट m1 m2 m3 तो डिस्टिंक्ट ही हो गए। अब यहाँ पे मान लो सेम आ रहे हैं, m1 m1 सेम आ रहे हैं, तो y सॉल्यूशन कैसा दिखेगा, देखो सेम आ गया, तो इसके लिए e रेज टू पावर m1x तो एक ही बार लिखा जाएगा, है ना, पर देखो ध्यान से, दो रूट्स आएंगे, मतलब कि वो दो ऑर्डर की होगी, दो ऑर्डर की होगी तो उसके दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होने चाहिए, दो अलग अलग सॉल्यूशन होने चाहिए ना। अगर मैं यहाँ पे c1 प्लस c2 लिख दूंगी ना तो गलत हो जाएगा, क्यों, दो कांस्टेंट मिला के फिर एक कांस्टेंट आ गया, तो एक सिंगल लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन नहीं। हमें कितने चाहिए, अगर दो m1 m1 आ रहे हैं तो मतलब पीछे क्या होगी, दो ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अगर मेरे पास दो ऑर्डर की होगी तो मेरे पास कितने वो आने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, दो आने चाहिए। इस वजह से यहाँ पे c1 प्लस c2, यहाँ x आएगा, इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए e रेज़ टू पावर m1 x, ठीक है जी। अगर मान लो ये 3 बार रिपीट हो जाता, m1 m1 m1, मान लो रूट आगे 3 3 3, तो कैसे करोगे, y इक्वल टू c1 c2 के साथ x c3 के साथ x स्क्वायर, फिर आएगा e रेज़ टू पावर m1 x, ठीक है। ये होगी सारी रियल वाली कैटेगरी। नाउ कम टू द
if roots are imaginary. हमें पता है जब भी इमेजिनरी रूट्स होते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्या है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, रियल कोफिशिएंट होंगे यहाँ पे, तो जो इमेजिनरी रूट्स है मेरे वो क्या होंगे, कॉन्जुगेट पेयर में होंगे, ये तो सबको ही पता है. अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा, ये दो रूट्स होंगे, एक प्लस वाला एक माइनस, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्जुगेट. तो वाई सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, इसका रियल पार्ट क्या है बच्चे, अल्फा e रेज टू पावर अल्फा एक्स, रियल पार्ट तो आप ऐसे लिखो. फिर आइटा वाला कौन है, बीटा, आइटा वाला कौन है, बीटा, c1 cos बीटा एक्स, c2 sin बीटा एक्स. ठीक है जी. और अगर ये मेरे रिपीट हो गई तो क्या करेंगे, मैम C1 cos बीटा एक्स ये पावर में ही रहेगा. पावर में तो नहीं लिखा बच्चे, cos बीटा एक्स sin बीटा एक्स. अच्छा ये वाला कह रहे हो अल्फा, हाँ जी मैम, ये हाँ, साथ में हाँ, मल्टीप्लाई कोई में है. ज्वाइन करना चाह रहा है मैम. कर दिए बच्चे, हाँ कर दिए. हाँ क्या कह रहे हो प्रभजोत, बोलो क्या कह रहे हो. मैम ये cos1 बीटा एक्स और C2 sin बीटा एक्स है ना, वो मल्टीप्लाई में है ना e रेज टू पावर अल्फा एक्स के साथ, हाँ हाँ या हाँ, पावर में है, नहीं नहीं नीचे है ना. मल्टीप्लाई है. ठीक है मैम. अगर इमेजिनरी रूट रिपीट कर गए मतलब कि अल्फा प्लस आइटा बीटा, फिर एक बार और अल्फा प्लस आइटा बीटा, ये रिपीट कर गए, रिपीट कर गए तो आंसर क्या होगा, y इक्वल टू रियल पार्ट तो e रेज टू पावर अल्फा एक्स ही है. बीटा के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे फर्क पड़ेगा, c1 प्लस c2 एक्स, क्योंकि रिपीट कर गए ना, तो cos बीटा एक्स प्लस c3 प्लस c4 एक्स साइन बीटा एक्स. देखो जी आया समझ यहां तक, लिखो जल्दी से. लिख लो. हाँ जी. अब यहाँ से दो रूट्स आ गए, बोलो पहले तो कौन सी कैटेगरी में है, रियल है कि इमेजिनरी है. हाँ जी, रियल रूट्स है या इमेजिनरी है, रियल रियल है. रियल रूट्स है. तो कैसे लिखा जाता है इसका, c1 e रेज टू पावर माइनस 3x, c2 e रेज टू पावर माइनस 2x, ऐसे लिखवाया था. सो दिस इज माय आंसर, दिस इज द सॉल्यूशन. ठीक है जी. अगला देखो, इसको हमने सॉल्व कर. हाँ जी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डबल डेरिवेटिव है तो डी स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई डी प्लस वाई डी प्लस वाई इक्वल टू 0. तो डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 वाई इक्वल टू 0. इसको m में चेंज करो, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आई, m स्क्वायर m प्लस 1 इक्वल टू 0. रूट्स निकालो. रूट्स देखो कैसे निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2. तो आंसर आया मेरे पास -1 प्लस माइनस √3 आइटा डिवाइडेड बाई 2. हाँ जी, कैसे रूट आ रहे हैं, इमेजिनरी. इमेजिनरी आ रहे हैं. तो बाई सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, e रेज टू पावर, पहले तो ये देखो रियल पार्ट क्या है, -1/2 प्लस माइनस √3/2 आइटा, e रेज टू पावर अल्फा x, फिर c1 cos बीटा की वैल्यू क्या है √3/2 x, c2
√3/2 सॉरी sin √3/2। देखो जी, पता लगा कैसे सोल्यूशन लिखना है, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट लेके। ये अल्फा का काम करेगा, ये बीटा। देखो जी, अब ना यहाँ से मुझे सिर्फ एक चीज बता दो, वो आपके पेपर में बहुत काम आएगी। अगर यहाँ पे ये रिपीट करने हो -1 प्लस माइनस √3/2, अगर ये रिपीट करने हो तो कैसे रिपीट होंगे, जस्ट टेल मी। अगर आप चाहते हो कि ये रूट आ जाए, फिर दोबारा एक और आ जाए, तो पहले तो ये बताओ ये टोटल कितने रूट हुए टोटल? 4 मैम 4। तो डिग्री ऊपर कितनी होनी, सॉरी ऑर्डर कितना होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन का? वो भी 4 होना चाहिए। 4। अगर ये देखो, अगर आपके पास बच्चे ये वाला फैक्टर आपको 2 रूट दे रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूं कि ये रिपीट हो जाए? ऐसे नहीं होगा, d² प्लस d+1 का होल स्क्वायर y इक्वल टू 0। फिर ये रिपीट नहीं होंगे रूट्स ये वाले? बताओ, ये बात Yes, समझ आ रही है सबको? यस मैम। स्क्वायर होगा तो रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर आने से ये रिपीट हो जाएंगे, क्योंकि d² प्लस d+1 इक्वल टू 0 एक बार, फिर एक बार और, तो ये भी 2 रूट देगा, ये भी, और वो सेम होंगे, यही 4 होंगे। तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि इसके बेस के ऊपर मैं क्वेश्चन कराऊंगी आपको, शायद पेपर में भी इसके बेस क्वेश्चन आए। मैम फिर से रिपीट करना, ये 4th जो आपने पॉइंट बताया, ये जो आपने सोल्यूशन लिख दिया वो ठीक है। मैं ये कह रही हूँ सुरुचि कि यहाँ पे 2 रूट आए थे बच्चे, है ना? जी मैंने हाँ जी रिपीट कराने हैं, ये और ये रिपीट हो रहे हैं ना। अब टोटल कितने हो गए? 4, है ना? ये देखो, अगर d² की पावर स्क्वायर होगी तो कितना हो जाएगा? ये d की पावर 4 नहीं हो जाएगा? हाँ जी 4 ऑर्डर हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। d की पावर 4 हाँ क्या है? जी अगर हाँ d जी है, ये स्क्वायर वाला स्क्वायर है, क्यूब वाला क्यूब है, तो d की पावर 4 क्या हो जाएगा? 4 ऑर्डर का हो जाएगा ना डेरिवेटिव, है ना? जी हाँ जी और अगर यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि एक बार फिर एक बार 2 बार 0 हो जाता है ना ये। तो एक बार अगर इसने ये रूट दे दिए, तो अगली बार फिर ये रूट देगा। क्लियर है? ठीक है। बस इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना, ये काम आएंगे आपके। जैसे कि इसके साथ का एक क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट, हाँ जी, कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को? पहले एक बार जरा देख के बताओ कि हम इस क्वेश्चन के को कैसे अप्रोच करेंगे। मैम जो इक्वेशन होनी ਉਹਦੇ इमेजिनरी रूट आने हैं क्योंकि सॉल्यूशन ਵਿੱਚ साइन है। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे पहले तो ये देखो कि मुझे ये एक y दे दिया, उसने कहा किसका सोल्यूशन है। या तो आप क्या करोगे पेपर में
कि y का एक बार डेरिवेटिव यहाँ y रख दोगे, एक बार डेरिवेटिव फिर y रख के चेक करोगे जीरो आ रहा है, इसको करोगे इसको बड़ा टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन सिर्फ 2-3 सेकंड का क्वेश्चन है। कैसे? पहले तो ये बताओ, अभी मैंने सॉल्यूशन लिखने बताए थे आपको, ये याद है आपको? हेलो ताजी, मैंने चाबी तो देख। एक मिनट जरा होल्ड रखना, मैं आ रही हूँ, आप इस क्वेश्चन को सोचो, ठीक है? हाँ जी, बताओ कैसे करेंगे? देखो, अभी मैंने आपको सॉल्यूशन लिखवाया था, e रेज़ टू पावर अल्फा x c1 cos बीटा x c2 sin बीटा x, है ना? ऐसा सॉल्यूशन कब दिखने को मिलता है? ऐसा सॉल्यूशन कब दिखने को मिलता है? जब मेरे पास रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी रूट्स निकले, है ना? पहले तो आप ये बताओ, इमेजिनरी रूट यहाँ से किसके आएंगे? पहले तो ये बताओ, जैसे ये वाला, ये हो गया m प्लस इमेजिनरी रूट सी ऑप्शन से आएगा। ए और सी के आएंगे। m प्लस डी इक्वल टू 0, m इक्वल टू -8 रियल आ गया, m -8 इक्वल टू 0, m इक्वल टू कितना आ गया 8। रूट देख लो ना, 8 आ रहे हैं, रियल है। यहाँ से m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू +-3 आएगा, यहाँ से m की वैल्यू +-3। इन 3 केस में तो रियल आ गए, तो आंसर कट। चलो मान लो 2 ऑप्शन ऐसी होती जिसमें इमेजिनरी आता, ठीक है? अब आप ये देखो कि यहाँ पे 3 आइटा आया, रियल पार्ट क्या है? 0। तभी तो साथ में e रेज़ टू पावर 0x हुआ होगा, c1 sin 3x c2 cos 3x आया होगा, तभी तो यहाँ sin 3x के साथ e रेज़ टू पावर दिख रहा है, बोलो? नहीं दिख रहा।
अगर साइन के साथ ई रेज टू पावर नहीं दिख रहा तो मतलब पक्का रियल पार्ट क्या होगा उसका 0 और इमेजिनरी रूट आए होंगे। तो यही वाली इक्वेशन होगी ना, बोलो। सिर्फ देख के पता लग रहा है कि यहाँ से इमेजिनरी रूट आएंगे, 3 वाले आएंगे, 3 आएगा तो अंदर 3 बैठा है, ये देखो 3x। तो आप सीधा इसको डायरेक्ट टिक कर दोगे, बाकी ऑप्शन कट जाएंगे। देखो आया समझ में कैसे क्वेश्चन करना है। यस मैम। क्वेश्चन निकालने ही नहीं लगना वहां पे, सिर्फ सोल्यूशन देख के बताना है कि कैसा होगा। आई होप कि सबको क्लियर है। मैम ये 4 कैसे आया? 4 sin 3x है ना आंसर। क्या 4 तो बच्चे कांस्टेंट है ना, यहाँ पे ये देखो C1 C2 नहीं है, यस मैम। तो कांस्टेंट तो निकल ही आएंगे क्या, कोई ना कोई कंडीशन लगा के ठीक है मैम। निकल जाते होते हैं कांस्टेंट, तभी लिखते हैं हम। आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन कराया था ना, एक याद है आपको? पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है बोलो? जिसमें हम कांस्टेंट की वैल्यू रख देते हैं, है ना? तो ये पक्का पर्टिकुलर सोल्यूशन है। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारा खत्म हो गया होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको वो साइड में बताए थे वैसे आप सोल्यूशन लिखोगे होमोजीनियस के। नेक्स्ट आ गया नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस देखो क्या है, इस केस में क्या होता है, मान लो यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया, या ई रेज टू पावर एक्स आ गया, या साइन एक्स आ गया, या फिर cos 3x आ गया, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस का सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है? ये 2 पार्ट्स पे इसका सोल्यूशन निकलता है। वाई जो सोल्यूशन है वो कैसे निकलता है? कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर CF प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर कहां से आएगा? ये आप क्या करोगे, जो भी आपकी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके इधर 0 बना लोगे, 0 खुद से रख के होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन लिखोगे। सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकालना है, कैसे निकालोगे? इक्वल टू 0 रख के, इक्वल टू 0 कर दोगे। वाई सोल्यूशन क्या निकलवाया था अभी? C1 e रेज टू पावर माइनस 3x, C2 e रेज टू पावर माइनस 2x। दिस इज माय कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, जो कैसे निकलता है? इधर 0 बिठा के। नेक्स्ट आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब जैसे पहले हमने रोल किए थे इस केस में, अब यहाँ पे अलग अलग शक्लों के लिए अलग अलग हमारे पास क्या होगा? पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। जैसे कि पहला, अगर e रेज टू पावर ax हुआ इधर वाली साइड, सबसे पहले आप क्या करोगे? इसको डी फॉर्म में लिखोगे। डी फॉर्म में कैसे लिखते हैं बोलो इसको? डी स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 y इक्वल टू 0। जो ये डी वाला है ना पोर्शन, दैट इज कॉल्ड f ऑफ d। f ऑफ d क्या है? d वाला पोर्शन सारा। तो पहला केस, अगर e रेज टू पावर x हमारा इधर वाली साइड हुआ तो कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा? इस केस में आप क्या करोगे? पहले लिखोगे 1 अपॉन एफ डी ई रेज टू पावर ax लिखोगे। ठीक है। पुट डी की वैल्यू को a पुट कर दोगे, तो कितना है? 1 अपॉन एफ ऑफ a ई रेज टू पावर ax। ये आपका क्या होगा? पर्टिकुलर इंटीग्रल। एक्सक्यूज मी मैम,
मैम हमने e की पावर ax क्यों लिया ये नहीं पता लगा। अगर मैं ये कह रही हूँ, अगर इधर वाला कोई भी जो पार्ट है वो e रेज टू पावर ax का हुआ तो कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, वो मेथड कराएंगे। ओके मैम। मैम और एक जो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर है वो जो अर्लियर हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किया बस वही होता है। वैसा सेम है, ओके सेम है। अब यहाँ पे बस प्रोवाइडेड कि एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर इफ एफ ऑफ ए 0 आ गया तो क्या करेंगे, अगर ये नीचे 0 ही बन गया तो क्या करेंगे, तो आप क्या करोगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव कर दोगे, 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ डी, बाहर निकाल दोगे एक x, फिर e रेज टू पावर ax चलाओगे, फिर डेरिवेटिव करने के बाद b की वैल्यू को क्या पुट करोगे a, पर यहाँ पे x एक्स्ट्रा बाहर निकल आता है। तो आपको थोड़ी समझ आ रही है कि x बाहर कब आता है, अगर नीचे वाला क्या बन रहा हो, 0 बन रहा हो, नीचे वाला 0 बन रहा है तो x बाहर आएगा। ठीक है, हाँ जी ये समझ आ गया। इसके साथ का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी बोलो। कर दो, हाँ जी रिपीट कर दो। मैं ये बोलो कहाँ पे नहीं समझ आया, ये वाला चीज केस ऑफ फेलियर। हाँ जी, अगर ये नीचे वाला 0 बन गया, अगर नहीं 0 तो ये, अगर 0 बन गया तो नीचे डेरिवेटिव कर दो ना विद रिस्पेक्ट टू डी, और x बाहर एक एक्स्ट्रा लिख दो क्योंकि हमने डेरिवेटिव किया, x बाहर लिख दो, e रेज टू पावर ax, दोबारा से d को क्या पुट करना है, क्वेश्चन कराती हूँ समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, ये नोट कर लिए। जैसे कि करंट क्वेश्चन देखो, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6y इक्वल टू 0, सॉरी e रेज टू पावर मान लो है 3x। ठीक है, अब आप क्या करोगे, कैसे लिखना होता है, 1 अपॉन एफ डी ई रेज टू पावर 3x लिखना होता है, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 ई रेज टू पावर 3x, डी को क्या पुट करते हैं, ये वाला a कितना आया आपके पास 3 पुट करो, डी की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी 3, तभी 3 3 9 15 हो गया ये, है ना, ये कितना आया ओवर 30 आ गया। सो दिस इज माय पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, जस्ट सपोज यहाँ पे -2x होता, 3x नहीं है -2x है, तो कैसे निकालते पर्टिकुलर इंटीग्रल, बोलो। प्लस 6 e रेज टू पावर -2x। अब थोड़ा सा और ध्यान देना अगर किसी को समझ आ रही है बात मेरी, इसके रूट्स क्या थे, यहीं से देख लो, रियल रूट -3 एंड -2। अगर -3 -2 इसके रूट थे, आप सॉल्व तो करोगे ना होमोजीनियस वाला पार्ट, रूट तो पता लग ही जाएंगे। -3 -2 मेरे क्या थे रूट्स, अगर वही रूट यहाँ पे बैठा है, देखो -2 बैठा है कि नहीं, यस मैम। अगर वही रूट यहाँ पे बैठा है तो पक्का नीचे वाला 0 बनेगा। पुट करके देखो -2 0 बन रहा है कि नहीं, जल्दी से बताओ। डी की वैल्यू -2 रखो, बताओ 0 बन रहा है, बन रहा है, तो बन नीचे रहा वाला 0 बन गया। हाँ जी मैम बढ़िया। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, x बाहर निकल के x एक्स्ट्रा रख दिया, नीचे वाले का डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू डी, कितना आया डी स्क्वायर का 2d, 5d का 5, 6 का 0, e रेज टू पावर -2x। हाँ जी, अब रखो -2 वैल्यू इसके अंदर, x e रेज टू पावर -2x डिवाइडेड बाय कितना आ गया 1, तो ये आंसर आ गया x e रेज टू पावर -2x। तो x कब दिखने को मिलता है, जब यहाँ पे रूट ही बैठा हो। अगर किसी ने ये साथ साथ क्लास में चीजें पकड़ ली ना,
कि यहाँ पे x कब आता है, यहाँ रूट बैठा हो, तो पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बड़ा इजी हो जाता है। देखो जी, आगे यहाँ तक बात समझ। ये चीजें आप कॉपी में लिखते जाओ। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो। पहले तो इसी को देखो, जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, आपका ये क्या आया था, पर्टिकुलर इंटीग्रल आया था। टोटल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे वो भी बता दो। पहले तो इसके होमोजेनियस पार्ट के सॉल्यूशन लिखोगे, कितना आया, होमोजेनियस का सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना है, दिस इज माय पर्टिकुलर इंटीग्रल। ऐसे ही इकट्ठा करके सॉल्यूशन लिखना है टोटल। ठीक है, मैम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे एक साइड इक्वेशन है तो एक साइड उसका सॉल्यूशन, दूसरी साइड e की पावर ax है तो उसका सॉल्यूशन। मतलब समझी नहीं मैं आपकी बात। मैम जैसे हमारी इक्वेशन थी डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 ब्रैकेट में y और इक्वल टू e की पावर 3x। ठीक है, एक साइड हमारी होमोजीनियस थी, आपने बोला कि कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर उसके लिए, और दूसरी साइड हमारा e की पावर 3x था तो उसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल। हाँ मैम ऐसे तोड़ तोड़ के इक्वेशंस को सॉल्व कर सॉल्यूशंस लिख सकते हैं। हाँ हाँ, प्रोसीजर ही यही है। ओके मैम। हाँ, अब एक चीज और ध्यान में दो, जो आपके असाइनमेंट में भी क्वेश्चन है। जैसे कि ये है क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन है, इसको देख के बताओ होमोजीनियस है कि नहीं। होमोजीनियस है। एक्चुअल में यहाँ पे जो e रेज टू पावर -3x है वो एक अकेला सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। जरूरी नहीं कि दोनों को इकट्ठा लिखूं तभी बनेगा। अकेला e रेज टू पावर -3x इसका सोल्यूशन है। आप पुट करके देख लो ऊपर y की इसकी वैल्यू को, 0 आंसर आएगा। ऐसे जो अकेला ये बैठा है ये भी इसका क्या है, सोल्यूशन। ये भी अकेला इसका सोल्यूशन है, ये भी अकेला इसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो अगर ये अकेला अकेला सोल्यूशन है किस केस में, होमोजीनियस के केस में, तो एक थ्योरम होती है क्या, कि अगर दो सोल्यूशन है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब कि उनको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, वो भी इसका सोल्यूशन बनता है। क्या लिखोगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू सोल्यूशन ऑफ ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज आल्सो अ सोल्यूशन। इसको अच्छे से लिख लो, इस चीज को असाइनमेंट में प्लस पेपर में आई हुई चीजें हैं। इन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू सॉल्यूशन इज आल्सो अ सॉल्यूशन। ठीक है जी, अब आगे देखो, यही चीज अब मैं नॉन होमोजेनियस के केस में डिस्कस करूंगी कि यहाँ पे क्या होता है। अगर हम e रेज टू द पावर ax को उसके सामने रख के सोल्यूशन बनाए तब तो नहीं बनेगा अकेला अकेला। नहीं बनेगा। हाँ जी, अब नॉन होमोजेनियस के केस में देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये नॉन होमोजेनियस है, इसके सोल्यूशन ये नीचे पड़े। अब यहाँ पे कोई ये नहीं कहेगा कि ये एक सोल्यूशन है, ये एक सोल्यूशन है, ये एक सोल्यूशन है, गलत। नॉन होमोजेनियस के केस में ऐसा नहीं होता। एक आप होमोजेनियस का पार्ट लोगे, साथ में पर्टिकुलर इंटीग्रल e raised to power -3x plus e raised to power 3x by 30। एक होमोजेनियस का पार्ट लिया, साथ में पर्टिकुलर इंटीग्रल रखा, ये जो सारा है वो इसका सोल्यूशन है, चेक कर लेना बनेगा। उसके बाद e raised to power फिर -2x होमोजेनियस का पार्ट प्लस e raised to power 3x over 30, ये भी इसका सोल्यूशन बनेगा। ये अकेले अकेले इसके सोल्यूशन है।
पर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन C1 पहला प्लस C2 दूसरा, ये सॉल्यूशन नहीं बनेगा। नॉन होमोजीनियस के केस में ये सॉल्यूशन नहीं बनता। ठीक है, एक मिनट जरा होल्ड रखना। हाँ जी, ये भी इसका सोल्यूशन है, ये भी इसका सोल्यूशन है, बट इनका लीनियर कॉम्बिनेशन सोल्यूशन नहीं बनता। ठीक है, पर एक चीज देखो आप, अगर ये y1 है, ये y2 है, अगर इसको आप आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, जस्ट सपोज y1 माइनस y2, कितना आएगा बताओ जरा। मैम ये जो आपने लीनियर कॉम्बिनेशन बताया था ना C1 और C2 वाला, हाँ, मैम ये किसका बताया था ये नहीं पता लगा, किसका लीनियर कॉम्बिनेशन? होमोजीनियस वाले केस में, पहले होमोजीनियस वाले केस में C1 प्लस C2 वो होमोजीनियस का सोल्यूशन है, पर यहाँ पे ये होमोजीनियस पार्ट है, साथ में पर्टिकुलर इंटीग्रल, होमोजीनियस पार्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये अकेले अकेले तो इसके सोल्यूशन है, आप करके देख लो चाहे निकलेगा। पर जब मैं दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लूंगी, कौन सा लीनियर कॉम्बिनेशन, C1 y1 C2 y2, ये इसका सोल्यूशन नहीं बनेगा। आया समझ में कि नहीं? यस मैम। मैम और ऊपर जो आपने सोल्यूशन लिखे थे उसके साथ C क्यों नहीं लिया, E-3x के साथ कोई कांस्टेंट फैक्टर क्यों नहीं लिया? जैसे मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रही हूँ ना कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिलके एक सोल्यूशन है इसके। जनरल में C1 और C2 उसके साथ होगा। ये तो है ही है, यस मैम। पर मैं ये कह रही हूँ इसको इसके साथ कंबाइन करो, वो इसका सोल्यूशन है, इसको इसके साथ कंबाइन करो, वो इसका सोल्यूशन है, पर इनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन इसका सोल्यूशन नहीं बनता। मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे अगर सॉल्यूशन हो C1 e⁻³ प्लस e⁻3x/30, वो सॉल्यूशन होगा? दोबारा बोलो। C1 e⁻³ प्लस e⁻3x/30, ये तो होगा ही। ये तो होगा ही। मैम यही कांस्टेंट वाला ही पूछ रही थी कि कांस्टेंट लगने का कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना उससे? देखो आपने कांस्टेंट किसके साथ लगाया, इसका एक पार्ट और इसके साथ लगाया, कोई इश्यू नहीं है, पर अगर आपने C1 कांस्टेंट दिस प्लस C2 दूसरा अगर ऐसे करके लिखा तो वो इसका सोल्यूशन नहीं होगा। ओके मैम। समझ लो, आप इसके साथ कांस्टेंट लगा लो, कोई इश्यू नहीं है। देखो होमोजेनियस के केस में ये दोनों सॉल्यूशन थे ना, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ, ये भी इसका सॉल्यूशन होगा। चेक करो चलो जल्दी से, पहले मुझे ये बताओ
e रेज टू पावर -3x इसका सोल्यूशन है कि नहीं, और ये चेक करो, फिर आप इसका कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके चेक करो, जल्दी बताओ, y की जगह ये वैल्यू रख दो, चेक करो कि है कि नहीं। हाँ जी, किया चेक? मैम है। ये भी है, ये भी है। यस मैम। कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो, देखो चेक करो बनेगा कि नहीं। बनेगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। हाँ जी, अब नेक्स्ट देखो, इसको मैं वेरीफाई करा दूं कि ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं। हाँ जी, e रेज़ टू पावर -3x का डबल डेरिवेटिव करो, बताओ कितना आएगा। 9 e raised to power -3x, और इसका डबल डेरिवेटिव करो बच्चे, 9/30 e raised to power 3x, ठीक है। और इसका सिंगल सिंगल डेरिवेटिव करो, -3/30 e raised to power 3x, फिर प्लस 6 करो, 6 इंटू वाई, ये वाई है ना, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ जी देखो बन गया, यहाँ तक सबका बन गया। मैम अब ऊपर 5 dy/dx था, वो 5 भी तो होगा। कौन सा वाला? 5 नहीं मैम, डबल डेरिवेटिव तो ठीक है, साथ में प्लस 5 dy/dx था, वो 5 भी तो मल्टीप्लाई होगा। हाँ 5 भी रहेगा, यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ 45 आ जाएगा। यहाँ पे मैम 90 लिखा है आपने, वहाँ पे अपॉन 30 रहेगा। ठीक है, अब ये देखो, ये वाले इकट्ठे कर लो, e रेज़ टू पावर -3x वाले, ये कितना है मेरे पास, मैम 45 कैसे आएगा, वहाँ पे भी 50 नहीं आएगा। 0 आ जाएगा मैम, कट जाएंगे ये तीनों। 0 आ गए। अब इसको देखो, इसका आंसर कितना आया, मैम 45 आएगा वहाँ पे कि 50? 60/30 बनेगा मैम, 60/30। 60/30 तो नहीं बनना चाहिए था, ये क्या मैम 45 की जगह 15 आएगा। नंबर पे हाँ यहाँ पे गड़बड़ है, 15 आना है। 15 आएगा ये। अब ठीक है, बस हाँ 30 आ गए, 30 से 30 कट के टोटल आंसर कितना आया, e रेज़ टू पावर 3x। देखो इस तरफ भी तो e रेज़ टू पावर 3x ही है कि नहीं, सोल्यूशन सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना Yes, ma'am. सेटिस्फाई, ठीक है। अब अभी किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर मैं इसको C1 से मल्टीप्लाई करूं और यहाँ पे ऐसे ही रहने दूं, ये पूछा था ना अभी किसी ने, जी मैम। ये सोल्यूशन बनेगा या नहीं बनेगा, है ना। अब ध्यान से देखो, आपने C किधर लगाया है, इसके साथ ना, है ना। जब आप इसमें रखोगे तो आप देखना कि C1 के साथ वाला जो e रेज़ टू पावर -3x वाला सारा ही फैक्टर ये 0 बन जाएगा, और ये वाला फैक्टर आपको दोबारा से e रेज़ टू पावर 3x देगा। अगर आपने गलती से C1 यहाँ लगा दिया इसके साथ, फिर ये नहीं बनेगा सोल्यूशन। जिसकी क्वेरी थी वो इसको नोट कर ले कि आप इसके साथ तो C लगा सकते हो क्योंकि होमोजीनियस का पार्ट है,
आप इसके साथ नहीं लगा सकते। आया ओके समझ मैम, में? ओके मैम। ठीक है। अब अगली बात ये है कि अगर y1 y2 सोल्यूशन है तो c1 y1 c2 y2 ये भी बच्चे सोल्यूशन नहीं होता। ठीक है। अगली एक चीज इंपॉर्टेंट देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप y1 माइनस y2 कर दो तो, अगर आप दोनों को आपस में माइनस कर दो तो क्या आएगा, जरा बताना जल्दी से। तो मैम वो पर्टिकुलर इंटीग्रल खत्म हो जाएगा। एक b बार raised to power minus 3x minus e raised to power minus 2x पड़ेगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल वाला पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल वाला पार्ट मेरा खत्म हो जाएगा, निकलेगा क्या फिर? और वही होमोजेनियस इक्वेशन रह जाएगी। वो तो मैम होमोजेनियस इक्वेशन बन जाएगी वही। एग्जैक्टली, ये भी होमोजेनियस का सॉल्यूशन है, ये भी होमोजेनियस का सॉल्यूशन है, दोनों को माइनस कर रही हूँ तो लीनियर कॉम्बिनेशन ही आ गया, 1 e raised to power minus 3x प्लस माइनस 1 e raised to power minus 2x। ये c1 c2 का काम नहीं कर रहे, बताओ, है ना? तो अगर मैं दोनों को माइनस करती हूँ, कौन से वाले माइनस किए? नॉन होमोजीनियस वाले, तो वो कोरस्पॉन्डिंग किसका सोल्यूशन होंगे? ये किसका सोल्यूशन है बताओ? c1 e raised to power minus 3x होमोजीनियस। ये आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन है कि अगर दो सॉल्यूशन मैं दे दूं नॉन होमोजीनियस के और दोनों को आपस में क्या कर दूं माइनस, तो वो किसका सॉल्यूशन बनेंगे? वो किसका बनेंगे बोलो? होमोजीनियस। होमोजेनियस इक्वेशन। आई होप कि ये सबको क्लियर है। किसी ने कुछ पूछना अभी पूछ लो। माइनस करने पे क्या होगा? माइनस होने पे ये देखो ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल कट नहीं जाएगा। अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल कट गए तो होमोजीनियस वाला पार्ट ही रह जाएगा ना, जो सोल्यूशन रहेंगे वो होमोजीनियस वाले रह जाएंगे, तो ये होमोजीनियस का सोल्यूशन बन जाएंगे। ठीक है। नोट करो, मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन है। नरेंद्र कौन सा क्वेश्चन था ये, आपने पूछा भी था मेरे से? मैम 15 आई थिंक 13। 15 अच्छा 15। और इसके साथ एक और भी था कि नहीं? हाँ जी मैम, वो आगे जाके है लास्ट विच 70 समथिंग। 12th भी है, 12th है। यस मैम, 12th हाँ मैम, जी। सेकंड क्वेश्चन भी है वैसे। सेकंड भी है। यस मैम, सिर्फ मतलब थोड़ा सा बता दो, वैसे आपने वो टॉपिक कराया हुआ है पहले। Homogeneous differential equation mdx plus ndy can be reduced to differential equation in which variables are separated by the substitution। हाँ ये हमने किया हुआ है ना। अगर होमोजीनियस हो, इसमें क्या कहा है सेकंड क्वेश्चन में कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन mdx plus ndy इक्वल टू 0। याद है आपको होमोजीनियस ये वाली? फर्स्ट ऑर्डर में होमोजीनियस किसको कहते हैं? जो dy ओवर dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिखा जाए और ये मेरा क्या बन जाए बोलो? होमोजीनियस फंक्शन, दैट इज f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y इक्वल टू, वैसे तो ये लैम्डा की पावर 0 के लिए सॉल्व होता है ऐसे करके। तो इस केस में जो फंक्शन है वो कैसे लिखा जाता है? x रेज टू पावर n पाई ऑफ y ओवर x, और हम y ओवर x को क्या पुट करते थे बोलो? v। तो y को क्या पुट करेंगे? vx।
तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं आ गया आपके पास, सेकंड का ए ऑप्शन आ गया। चेक करो जी, एक आप चेक कर लेना 12th क्वेश्चन और एक 15th क्वेश्चन जो अभी समझाया है वो इसी पे बेस्ड है दोनों क्वेश्चन, ठीक है। ट्वेल्थ एंड 15th। मैम 9th का ए ऑप्शन आएगा या बी? 9th क्वेश्चन असाइनमेंट का। थोड़ा सा पहले फिर मैं आपके डाउट, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी, अभी तक हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल किसके लिए किया? e रेज़ टू पावर ax के लिए आप क्या करते हो, d की वैल्यू क्या पुट करते हो, a पुट करते हो। केस ऑफ फेलियर आपको पता है। दूसरा, अगर साइन ax आ गया या cos ax आ गया, दोनों के लिए सेम प्रोसीजर है। क्या वही सेम लिखोगे 1/fd, साइन ax आ जाए चाहे cos ax आ जाए, दोनों के लिए सेम है। क्या करोगे, d स्क्वायर को माइनस ऑफ a स्क्वायर पुट करो। डी स्क्वायर को माइनस ऑफ ए स्क्वायर, वही बात की जो नीचे एफ डी है वो 0 नहीं होना चाहिए। इफ अगर एफ ऑफ डी 0 हो गया तो वही काम करोगे, एक्स बाहर ले आओगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे, फिर साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स रखोगे, दोबारा से डी स्क्वायर की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर रखोगे। सेम प्रोसीजर, ठीक है। कराते हो इसके साथ का एक क्वेश्चन, लास्ट देखो। अगर जस्ट सपोज e रेज टू पावर ax साथ में कोई फंक्शन आ गया bx, अगर दो ऐसे मल्टीप्लाई में आ गए तो कैसे करेंगे? देखो जी, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना है, वही पहले आप 1/f ऑफ d e रेज टू पावर ax dx लिखोगे। e रेज टू पावर ax बाहर आ जाता है अपने आप ही। कैसे बाहर आ जाता है? नीचे d में a को ऐड करके, जो यहाँ पे a की वैल्यू, इसको ऐड अप कर दो और e कहता मैं बाहर निकल जाऊंगा। फिर आप आराम से इसको सॉल्व करना पीछे वाले, ठीक है। तो e रेज टू पावर a बाहर आ जाता है, फिर पीछे वाला हम सॉल्व करते रहेंगे। नेक्स्ट देखो, अगर x के साथ dx आ गया तो क्या करेंगे? पहले एक ये वाला, अगर x रेज टू पावर m पावर आ गई तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, 1/fd x रेज टू पावर m लिखेंगे। टेक लोएस्ट पावर ऑफ d आउटसाइड। इसके आगे मैं बताती हूँ कि क्वेश्चन कैसे करेंगे, आप इतना याद रखोगे इसके कि लोएस्ट पावर को बाहर निकालना। लिख लिए यहां तक, करें क्वेश्चन। e रेज टू पावर x वाला कर लिया, अगला करते हैं। जैसे यही क्वेश्चन ले लो आप, चाहे cos टू x आ जाता, sin टू x, बात एक ही थी। कैसे लिखेंगे, b स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 sin 2x, है ना। d स्क्वायर की वैल्यू को क्या पुट करना है, माइनस ऑफ a स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है 2, तो 4 आ गया, d स्क्वायर की वैल्यू -4 रखेंगे, रखो यहाँ पे। 5d प्लस 2 आ गया,
साइन 2x। अब क्या करें, डी स्क्वायर, हमें डी स्क्वायर की वैल्यू रखनी आती है, यहाँ तो अकेला डी आ गया, क्या करें, अब आप ऊपर नीचे रैशनलाइज कर दो, 5d माइनस 2, 5d माइनस 2 साइन 2x, नीचे कितना आया 5d स्क्वायर माइनस 4, डी स्क्वायर की वैल्यू रखो -4, तो ये आ गया -24, 5d माइनस 2 साइन 2x। मैम 25 डी स्क्वायर नहीं आएगा, 25 डी स्क्वायर माइनस 4 आएगा, ए स्क्वायर। -4 रखा ना, नहीं, ऊपर वाले स्टेप से ये नीचे वाला स्टेप 5 डी स्क्वायर माइनस 4 आएगा मैम, ए प्लस बी ए माइनस बी। यस मैम। हाँ ये हो गया 104 हो गया, -104, ठीक है। हाँ जी, डी की वैल्यू क्या होती है, डी क्या होता है d बाई डी एक्स, तो जब आप साइन 2x को d से मल्टीप्लाई करोगे, इसको अंदर ले जाओ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, कितना है 5, d को जब साइन 2x से किया तो डेरिवेटिव कर दो, मतलब कितना है डेरिवेटिव cos 2x into 2, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय -104, ये अपने पास क्या आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल, देखो ठीक है। एक चीज और याद वहाँ पे डी स्क्वायर इज इक्वल टू -4 कैसे आया? क्या, ठीक है मैम, पता चल गया। हाँ एक चीज और ध्यान में, जब आप e रेज टू पावर ax का निकाल रहे हो पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो आप आंसर एक बार चेक करना, e रेज टू पावर ax में ही आएगा, साथ में कुछ मल्टीप्लाई हो जाए। जब आप साइन x का निकाल रहे हो तो आंसर भी चेक करना, कुछ साइन और कॉस की फॉर्म में आएगा, ऐसे नहीं कि e आ जाएगा, x अकेला आ जाएगा, नो। तो ये आपको हेल्प आउट करेगा ऑप्शन कट कर, ठीक है। मैम थर्ड स्टेप के बाद थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है कि 5d माइनस 2 वाला कैसे लिखा आपने, अपॉन 5d प्लस 2, 5d माइनस 2, इसके बाद वाला मैम, इसके बाद वाला ये देखो ये आगे रैशनलाइज किया रख सकते हैं, मैम। नहीं रख सकते ना, तो 5d प्लस 2 को रैशनलाइज कर दिया हमने, इस यहाँ पे बस माइनस लेके, ताकि यहाँ नीचे डी स्क्वायर आ जाए, ओके मैम। ठीक है जी। इस केस में निकालोगे पर्टिकुलर इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगा, इसका निकालोगे तो साइन कोस फॉर्म में आएगा, अगर आप इसका निकालोगे इसमें भी आपको ई देखने को मिलेगा, तो ये आपको हेल्प आउट करेगा कि आप ऑप्शन कट कर सकते हो फिर पेपर में। मान लो बताती हूँ कैसे कर सकते हो, ये कर लिया नोट। मैम जो आपने ये सेकंड लिखा है, इसमें जब एफ डी 0 हो गया तो उसके बाद साइन एक्स कॉस एक्स आना है साथ में। एक्स आएगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। फिर साइन एक्स कोस एक्स, जैसे ही असाइनमेंट में e की पावर ax था तो कंफ्यूजन थी थोड़ी। नहीं वो नीचे वाले के लिए होगा ना फिर, ठीक है मैम। ये तो ऐसे ही चलेगा, e रेज़ टू पावर x तो यहाँ नहीं आता, जैसे व्हाट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ हाँ जी, क्या ऑप्शन आएगी अगर पेपर में पूछना है। e raised to power 3x over 30। हाँ जी, सब में 30 है, हाँ बोलो क्या आंसर आएगा। मैम बी ऑप्शन, बी। देखो अभी तो वैसे ये क्वेश्चन मैंने कराया आपको, है ना, आपको याद होगा, ध्यान से देखो, इधर e रेज़ टू पावर 3x है, तो यहाँ पे भी जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल बनेगा वो 3x वाला बनेगा, 2x आया कट गया, -4x आया कट गया, x आया कट गया, तो ये आंसर। अगर ऐसा भी पेपर में देख के जज लगा सको तो बहुत अच्छा है, विद इन सेकंड क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, ये चीज याद रखना है इसको।
हाँ जी, ये क्वेश्चन करो। देखो होमोजीनियस तो आप निकाल ही लोगे, वो मुझे कराने की जरूरत नहीं, मेन मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल पे आती हूँ। 1/fd लिखो, d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 एक्स स्क्वायर। मैंने क्या कहा था इसमें कि सबसे लोएस्ट पावर को बाहर निकाल लो। लोएस्ट पावर ऑफ d क्या है? 2 नहीं है, 302 2, क्योंकि 2 के साथ कहीं ना कहीं d की पावर 0 बैठा है ना। तो आप 2 को बाहर निकालोगे, लोएस्ट डिग्री वाले को बाहर निकालोगे, कितना है? 1 d स्क्वायर बाय 2 माइनस 3d बाय 2 एक्स स्क्वायर। 2 निकाल दिए, 1/2। इसको अब ऊपर ले जाओ। सबको मैंने बाइनोमियल का चैप्टर करा दिया ना। इसकी एक्सपेंशन बोलो कितनी आएगी अगर ऊपर -1? याद है इसकी एक्सपेंशन? 1 प्लस एक्स की पावर -1, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4। याद है? यस मैम। कितना आएगा? 1/2, 1 प्लस सॉरी 1 माइनस पहले ये प्लस इसका स्क्वायर एंड सो ऑन, साथ में एक्स स्क्वायर। आगे क्यों नहीं लिखा वो अभी 2 मिनट में पता लग जाएगा। 1/2 एक्स स्क्वायर को अंदर ले आओ, 1 से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक्स स्क्वायर का एक बार डेरिवेटिव किया तो 2x, अगली बार किया तो 2, अगली बार किया तो 0, है ना। तो मतलब ये 1 टाइम डेरिवेटिव है, ये 2 बार, और ये तीसरी बार 0 बन गया। 2 बार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी से बताओ 2 बार करके क्या आएगा? 2 आएगा। 2 तो आएगा जब आप एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2/2। एक बार करोगे तो 2x आएगा, 2 बार करोगे तो 2 आएगा, एक बार करोगे सॉरी। अब यहाँ पे स्क्वायर खोलना है, ये बताओ यहाँ पे कितनी पावर हो जाएगी d स्क्वायर की? बोलो। 4 फोर्थ पावर पे भी 0 नहीं हो जाएगा? ये देखो, ये तो थर्ड पावर पे 0 हो गया था, फोर्थ पावर पे 0 नहीं हो जाएगा? तो लिखने की जरूरत नहीं है ये वाला फैक्टर। समझ आया क्यों नहीं लिखना? क्योंकि 4 पावर तक चला जाएगा, वो कि 0 हो जाएगा जब। अच्छा, इसका जब स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 9/4 d स्क्वायर। d स्क्वायर मतलब 2 बार डेरिवेटिव, कितना आया? 2। फिर दोनों की मल्टीप्लाई 2ab माइनस 2ab, कितनी पावर आई? 3 दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 पावर आ गई। 3 पे आके क्या हो जाता है? 0। तो लिखने की जरूरत नहीं, तो आगे वाले सारे 0 हो जाएंगे। सिर्फ आप यहीं तक आंसर लिखोगे, 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3x 9/2। ये आंसर कर लो जी नोट। हाँ जी, ठीक है। अगला करें। अब हम कर रहे हैं ये वाला पर्टिकुलर इंटीग्रल। हाँ जी, कितना है? d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 f ऑफ t लिखो, x स्क्वायर e रेज टू पार्ट
3x। e⁻³ बाहर निकल जाता है, कैसे बोलो, कैसे निकलता है? d की जगह क्या हो जाता है? f ऑफ d की जगह f ऑफ d प्लस a, तो क्या हो जाएगा? d+3 नहीं हो जाएगा? तो जहां पे भी d दिख रहा है वहां d+3 कर दो। ये आगे देखो, इसको सॉर्ट करो जल्दी से, कितना है? ये आ गया। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करना है? यहाँ x क्या रह गया, अभी बताया था कैसे करेंगे। तो इसके पावर बाहर ले लेंगे। मतलब 4 को बाहर ले लेंगे, 1 प्लस d रह गया, d²/4 की पावर 1x²। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी? -1। और यहां से आगे हम क्या करेंगे? बाइनोमियल खोल के एक्सपैंड कर लेंगे। ठीक है जी, आगे ये सारे केस समझ में देखो, करें आगे। मैम 12 लिया था कॉमन, क्या क्या कह रहे हो? 12 लिया था मैम कॉमन। मैम कॉमन क्या लिया था? 12 अकेला? 4 सबसे लोएस्ट अच्छा डिग्री। अच्छा common। तो कांस्टेंट भी ले सकते हैं मैम? कांस्टेंट की लोएस्ट डिग्री हुई ना बच्चे, यहाँ पे d की पावर कितनी है बताओ? d की पावर 0, ठीक है मैम, ठीक है। आपको यही सबसे लोएस्ट हुई ना। तो ये आपके पास खत्म हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब आप जल्दी से डाउट हो, पहले 20 तक बताओ अगर कोई डाउट है। हाँ जी, फर्स्ट 20। एटीन्थ मैम। 18। बता दो एक बार। 12th क्वेश्चन। हाँ जी, मैम 26, 25। 20 तक बच्चे, 20 तक। मैम 12th। 12। हाँ जी, आप बोलो, 9B। सर भी बोल रहे हैं, बोलो। भी 15th। 20 से आगे बताओ, कोई नहीं। हम आज तो थोड़े ही किए, 25 तक किए। आगे 25 तक बता दो, 30 तक बता दो। 30th 27 वाला है वो तो कॉन्सेप्ट। ट्वेंटी एट 28th। बस 31। 31। मैम 26, 25। देखो जी, पहले तो ये बताओ 12th किसका है? 12th बोलो भाई, किसका है?
ट्वेल्थ अभी क्लास में कराया नहीं कि डिफरेंस ऑफ टू सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग होमोजेनियस इक्वेशन, दिस इज ऑलवेज ट्रू। कराया ना आज ही। देखो ट्वेल्थ में क्या लिखा है, डिफरेंस ऑफ सॉल्यूशन माइनस वन non-homogeneous differential equation is always is a solution of homogeneous differential equation। ये क्या ऑलवेज ट्रू है? यस ट्रू है, कराया ना आज, है ना? यस देखो मैम। जिसका यस है वो मैम। हाँ। ट्वेल्थ के बाद 15 मैम एक बार नाइन्थ भी बताना, इसका पर्टिकुलर इंटेग्रल आएगा कि सिंगुलर सॉल्यूशन आएगा? the solution derived from complete primitive by giving particular values to the arbitrary constant is B ऑप्शन आएगा नाइन्थ का। देखो नाइन्थ में क्या कहा है, solution derived from complete primitive। हाँ जी, complete primitive क्या होता है नेहा? बोलो। यहाँ रहा मैम। कंप्लीट प्रिमिटिव होता है जनरल सॉल्यूशन। कंप्लीट प्रिमिटिव क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन। बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यू टू कांस्टेंट, पर्टिकुलर वैल्यू टू कांस्टेंट। अब तुम बताओ, जब हम जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट की वैल्यू रख देते हैं तो वो कौन सा सॉल्यूशन बन जाता है? पर्टिकुलर। कराया नहीं था ये केस? ये नहीं कर रहे थे जब हम किसी सॉल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यूज फिक्स कर देते हैं तो वो सिंगुलर सॉल्यूशन बन जाता है, नहीं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर क्या होता है? एनवेल्प ऑफ जनरल सॉल्यूशन। यहाँ एनवेल्प की बात नहीं की हुई तो सिंगुलर नहीं आएगा। नहीं नहीं, हाँ जी मैम मैं समझ गई। हाँ आ गया समझ, ओके थैंक यू। हाँ, दोबारा से पढ़ लेना, ठीक है? नाइन्थ हो ओके गया। मैम। 15th, for non-homogeneous equation y1 y2 are solution, the solution of okay। अब इसने क्या कहा 15th में, for non-homogeneous differential equation y1 y2 क्या है मेरे solution। ये मुझे दे रखा है कि नॉन होमोजीनियस के लिए y1 y2 मेरे क्या है solution। then y dash pxy equal to has a solution। हाँ जी, देखो उसने क्या कहा, नॉन होमोजीनियस के ये दोनों सोल्यूशन है। ये कौन सी इक्वेशन होती है? जिसका डाउट है वो बोले। ये क्या कौन सी इक्वेशन है? इधर जीरो है तो होमोजीनियस नहीं है ना? अगर नॉन होमोजीनियस के दो सोल्यूशन दिए हो और हमें होमोजीनियस का पता करना हो तो कैसे निकालते हैं? कराया था आज ही कि दोनों को माइनस करके वो होमोजीनियस का सोल्यूशन बनता है। तो ये ऑप्शन आएगी, ये भी आज ही कराया। देखो ठीक है जी। एटीन्थ वाले में ना एक प्रॉब्लम है एक्चुअली, कि ये इक्वेशन है
नरेंद्र याद है ये क्वेश्चन लास्ट टाइम किया था हमने? हाँ जी मैम, ये dx अपॉन dy वाली फॉर्म बनती है। देखो जो भी इसको इस टाइप का बना रहे हैं, आपने ये वाला बनाया dx अपॉन dy, हाँ जी मैम। वहां से तो ऊपर आंसर नहीं निकलता। नहीं मैम, dx अपॉन dy ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ 1 + 5 ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਿਆ dy अपॉन dx। देखो dy ओवर dx है, तो मैं इसको dx ओवर dy में कन्वर्ट कर रही हूँ। कितना आया? x माइनस ई माइनस tan इनवर्स y। ये नेगेटिव इधर ले जाओ, ये उल्टे हो गया साइन। dx ओवर dy, इसको डिवाइड किया, यहाँ अकेला x बैठा है, इसको इधर ले आओ, अच्छा पता कैसे चलता है कि dy ओवर dx रखना है कि dx ओवर dy रखना है? एक चीज नोट कर लो, अगर हमें इस टाइप का बनाना है dy ओवर dx py इक्वल टू q, p और q क्या होते हैं? फंक्शन ऑफ x। फंक्शन तो यहाँ पे अकेला क्या दिखना चाहिए? y। अकेला y दिख रहा है? बोलो, अकेला y दिख रहा है? नो। तो ये तो नहीं बनेगा। फिर अगला देखो dx ओवर dy प्लस px इक्वल टू q, p और q क्या होना चाहिए? फंक्शन ऑफ y। यहाँ पे अकेला x होना चाहिए। अकेला x दिख रहा है? बोलो, यस मैम। अकेला x दिख रहा है? हाँ जी। तो हिंट हो गया कि यही फॉर्म बनेगी। ये मैंने बना ली। इसका कैसे निकालते हैं? बोलो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर ई पावर 1 p ओवर dy। y स्क्वायर dy। x को छोड़ देते हैं ना, बाकी वाला p हो गया। तो इसकी इंटीग्रेशन कितनी होती है? e रेज टू पावर tan इनवर्स y। ए ऑप्शन आ गया आंसर, 18th भी हो गया। देखो जी, ठीक है। 25 आगे समझ? बोलो, एग्जाम में हमें सिर्फ मतलब फैक्टर तक की समाएंगे कि पूरा सॉल्यूशन भी पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है, पर इस क्वेश्चन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर की ही बात की गई थी। ट्वेंटी फिफ्थ देखो, क्या प्रॉब्लम आई इसमें सुरुचि? हाँ सुरुचि बोलो। सॉल्व नहीं हुआ। सॉल्व करना ही नहीं बच्चे, लीनियर पूछा है। मतलब दोनों इसमें भी y है और नीचे साइन x है, तो मैम दोनों ऑप्शन में कुछ सही लग रहे थे। डेफिनेशन लगाई, अगर ऐसे करोगे फिर पेपर में कैसे अटेम्प्ट करोगे? लीनियर के लिए क्या होता है बोलो? एक तो डेरिवेटिव और एक डिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों की पावर कितनी होनी चाहिए? 1 1। आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। पहले नहीं तो होने ये चाहिए। देखो y y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं? सुरुचि, तो y जी मैम हो रहा है। हाँ जी हो रहा है। y स्क्वायर बन गया, डिपेंडेंट की पावर 2 आ गई, तो ये लीनियर नहीं है। अगला देखो, y का dy ओवर dx के साथ मल्टीप्लाई हो गया, लीनियर नहीं है। फिर अगला देखो, हाँ जी, अगर साइन y के अंदर आ गया तो मतलब कि y की इसकी एक्सपेंशन खुल जाएगी ना, वो क्या होती है? y माइनस वाई क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ऐसे ऐसे करके एक्सपेंशन खुलती होती है। तो y की हायर पावर आ गई ना, तो ये भी लीनियर नहीं है।
तो ये लीनियर है। एक तो इसकी पावर 1 है, एक y की पावर 1 है, और कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा डिपेंडेंट एंड डेरिवेटिव, तो ये लीनियर है। मैम ये साइन एक्स की भी पावर हो सकती है एक्सपेंशन मैम। पर यहाँ पे तो y आया ही नहीं, डिपेंडेंट वेरिएबल तो आया ही नहीं। y पे कंडीशन है ना, y की पावर 1, dy ओवर dx की पावर 1, और कोई मल्टीप्लाई में नहीं दिखना चाहिए। और यहाँ तो y की पावर बन गई, यहाँ तो y की पावर बैठी नहीं। बोलो। ठीक है मैम। ट्वेंटी सिक्स तो निकालना पड़ेगा। हाँ जी, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। कैसे? मैंने इसको डेरिवेट कर दिया, यहाँ पे मुझे सी नहीं दिख रहा, सो इट इज द लीनियर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। हम कैसे ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी निकालते हैं? बोलो। dy ओवर dx को किस में चेंज करके? माइनस dx ओवर dy। यहाँ कर दो। वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, देखो। कितना है इसका आंसर? पहले तो आंसर देखो कैसा है इसका। कॉस में है कुछ, टैन में है, tan का Cos बन में, गया टैन में। तो माइनस इसका इंटीग्रेशन किया, tan इनवर्स 3x। यहाँ पे 1/2 log y प्लस सी। तो ये बन गया मेरे पास। मैम tan ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 3x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ ना फिर। हाँ हाँ हाँ, वो भी आएगा 3। ये बन गया मेरे पास -2 tan इनवर्स 3x 3 log y प्लस सी एक बटा सी। तो ये हो गया 2 tan इनवर्स 3x, उधर ले गए 3 log y इक्वल टू कांस्टेंट इधर ले गए। ये आंसर बन गया, ए ऑप्शन। देखो आया समझ में? देखो किसका डाउट था। ट्वेंटी 27 के बाद वाले मैं कल कराऊंगी, क्योंकि ये इनिशियल प्रॉब्लम बेस्ड है। ये मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट कल बताऊंगी, ठीक है, कि इनिशियल प्रॉब्लम कौन सी होती है। हमारे 26 तक क्वेश्चन हो गए, याद रखना। हम लीव कर दे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कल से आपकी टाइमिंग यही है, शाम को, ठीक है। ओके। ठीक है जी, क्लास लीव कर दो।